तो नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की घोषणा होने वाली है। इसी के मद्देनजर आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शामिल हिसार सीट की। हिसार सीट पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है और एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसने हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गजों को दिया है। इस सीट से चुनाव जीत करके कई नेता प्रदेश की सरकारों में मंत्री बने। कई नेता ऐसे हुए जिन्होंने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत देश की राजनीति तक अपना डंका बजाया। अगर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करें तो हिसार विधानसभा सीट पर कभी भी किसी एक पार्टी का कोई लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं रहा है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ओम प्रकाश महाजन ने 2 बार जीत हासिल करके प्रदेश की सरकारों में मंत्री बनने तक का काम किया और इस सीट पर कांग्रेस से लेकर के, लोकदल से लेकर के और बीजेपी तक के प्रत्याशियों ने चुनावी जीत हासिल की है। आज हम पहले बात करेंगे इस सीट के इतिहास की और उसके बाद वर्तमान में इस सीट पर क्या चल रहा है। क्या इस सीट पर एक बार फिर से देश के ही नहीं दुनिया के जो सबसे धनाढ्य लोगों में जिनकी गिनती होती है, जिंदल परिवार फिर से चुनाव लड़ेगा या जिंदल परिवार चुनाव से दूर रहेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये विधानसभा की सीट ऐसी सीट है जहां अधिकतर समय तक बनिया और जो पंजाबी जो समुदाय है, अग्रवाल और जो पंजाबी समुदाय है, उन्हीं का वर्चस्व रहा है। 1972 में यहां से गुलाब सिंह जैन विधायक बने। 1977 में यहाँ बलवंत राय पायल विधायक बने, बड़े नेता थे उस दौर के। और 1982 में इस सीट पर पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ओम प्रकाश महाजन चुनाव जीत करके आए और वो चुनाव जीते। 1987 में यहाँ चौधरी देवीलाल की पार्टी से हरि सिंह सैनी चुनाव जीते। 1991 में इस सीट पर नलवा गांव के निवासी ओम प्रकाश जिंदल ने चुनाव लड़ा और ओम प्रकाश जिंदल यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1996 के चुनाव में एक बार फिर से ओम प्रकाश महाजन ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और वो जीते और सरकार में फिर मंत्री बने। सन 2000 में इस सीट पर ओम प्रकाश जिंदल फिर से चुनाव जीते। 2005 में ओम प्रकाश जिंदल फिर से चुनाव जीतने में यहां से कामयाब रहे। इसके बाद वो प्रदेश की सरकार में ऊर्जा बिजली मंत्री बने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। और इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका आकस्मिक देहांत हो गया, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव भी हुआ और यहाँ उपचुनाव में ओम प्रकाश जिंदल जी की जो धर्मपत्नी है सावित्री जिंदल, वो विधायक चुनी गई रिकॉर्ड तोड़ मतों से। उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया। 2009 में सावित्री जिंदल फिर से यहाँ से चुनाव जीती। 2014 के चुनाव में यहाँ बीजेपी का कमल खिला और डॉक्टर कमल गुप्ता जो बीजेपी के बड़े पुराने नेता हैं, वो यहाँ से चुनाव जीते। 2019 में डॉक्टर कमल गुप्ता एक बार फिर से चुनाव जीते और वर्तमान में वो प्रदेश की सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं। ये तो था इस सीट का इतिहास, जिस पर अधिकतर बार केवल पंजाबी और जो अग्रवाल समुदाय के लोग हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। सिर्फ एक बार हरि सिंह सैनी यहाँ से जो सैनी समुदाय से आते हैं वो यहाँ से चुनाव जीते। अब अगर बात करें वर्तमान की, इस सीट पर यूं तो चूंकि शहरी सीट है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव होना लाजमी है और यहां से बीजेपी में डॉक्टर कमल गुप्ता पिछली 2 योजनाओं से लगातार एक छत्र नेता बने हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2014 से पहले इस सीट पर रवि सैनी को भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा और उनसे पहले राकेश सेठी को भी यहां से बीजेपी ने टिकट दी। लेकिन जब बीजेपी के अच्छे दिन आने वाले थे तो यहां डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दी गई और वो दोनों बार बड़ी आसानी से चुनाव जीत गए। एक बार उन्होंने सावित्री जिंदल को चुनाव हराया जो सिटिंग मंत्री थी उस समय, और दूसरी बार उन्होंने रामनिवास राणा को चुनाव हराया। लेकिन अब जब से जिंदल परिवार आया है भारतीय जनता पार्टी में, नवीन जिंदल बीजेपी से कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए हैं, तब से इस विधानसभा सीट के तमाम समीकरण बदल गए हैं। अब जो समीकरण हैं वो समीकरण इस सीट पर ये हैं
कि यहां से जिंदल परिवार ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। जिंदल परिवार के आते ही डॉक्टर कमल गुप्ता को पसीना आ चुका है। दो तीन चीजें मुख्य हैं। एक तो जब लोकसभा का चुनाव था तो उस दौरान डॉक्टर कमल गुप्ता को हिसार शहर की पूरी कमान दी हुई थी। दो नेताओं को पूरी कमान थी, डॉक्टर कमल गुप्ता और गौतम सरदाना, जो नगर निगम के निवर्तमान मेयर हैं। लेकिन दोनों ही बीजेपी के प्रत्याशी को जितनी वो बता रहे थे उससे आधी जीत भी नहीं दिला सके। दोनों नेता बार बार 80,000 से ज्यादा वोटों से चौधरी रणजीत सिंह को हिसार से जिताने के लंबे चौड़े दावे कर रहे थे। और चूंकि जिंदल परिवार खुद कुरुक्षेत्र के चुनावी समर में फंसा हुआ था, इसलिए सावित्री जिंदल बहुत कम समय यहां दे पाई। नवीन जिंदल भी कुछ एक घंटे हिसार में लगा पाए। इन सब के बावजूद जो डॉक्टर कमल गुप्ता और गौतम सरदाना को कमान दी गई, उस कमान का नतीजा ये रहा कि चौधरी रणजीत सिंह की जीत बहुत छोटी रही हिसार शहर में। उसके बाद हिसार में तमाम समीकरण कमल गुप्ता और गौतम सरदाना के गड़बड़ा गए हैं। अब हालात ये है और चप्पे चप्पे पर यह चर्चा है कि हिसार से अगर जिंदल परिवार को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल की जो माताजी हैं, ओम प्रकाश जिंदल जी की धर्मपत्नी है, अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी इस सीट को बचाने में कामयाब रहेगी। वरना अगर डॉक्टर कमल गुप्ता पर एक बार फिर से दाव खेला गया तो वो दाव बीजेपी का उल्टा पड़ सकता है। उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि डॉक्टर कमल गुप्ता अपने लगभग 10 साल के कार्यकाल में हिसार में कोई विशेष विकास का कार्य नहीं करवा पाए। बार बार केवल एयरपोर्ट की दुहाई देना, बार बार बस स्टैंड को नई जगह शिफ्ट करना, जिस पर जब से सावित्री जिंदल का एक बयान आया कि शहर की जनता नहीं चाहती कि ये बस स्टैंड शिफ्ट हो और मैं इसको किसी भी हालात में शिफ्ट नहीं होने दूंगी, तब एकाएक कमल गुप्ता ने जो उनका 10 साल से जिस पर वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बार बार लोगों को नए बस स्टैंड बनाने की दिलासाएं दे रहे थे, उस पर यू टर्न लेना पड़ा और तुरंत अपनी बात को काट करके, खुद की बात को काट करके उन्हें सावित्री जिंदल की बात में हामी भरनी पड़ी। सावित्री जिंदल और उनका परिवार पिछले कुछ समय से हिसार की राजनीतिक गतिविधियों में बड़ा सक्रिय हो गया है। नवीन जिंदल का भी धन्यवादी और सम्मान समारोह अग्रसेन भवन में बड़े भव्य तरीके से किया गया। खुद सावित्री जिंदल और जो उनके भतीजे हैं जगदीश जिंदल, जो यहाँ उनका सारा सिस्टम संभाल रहे हैं, वो और जो उनके पीए हैं ललित शर्मा, वो लगातार लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं, लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मोटे तौर पर अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर इस सीट को जीतना चाहती है तो उनको सावित्री जिंदल को चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। यहाँ एक बात तय है कि बीजेपी की तरफ से अग्रवाल समुदाय से ही प्रत्याशी आएगा और चूंकि कमल गुप्ता 10 साल विधायक और मंत्री रहने के बावजूद इलाके में की जनता उनसे खुश नहीं है, वो बहुत कुछ नहीं कर पाए, केवल राष्ट्रवाद के नाम पर भाषण झाड़ने का काम उन्होंने 10 साल में किया। अब हम अगर बीजेपी के सावित्री जिंदल और डॉक्टर कमल गुप्ता के अलावा भी लगभग आधा दर्जन ऐसे नेता और हैं जो यहां से टिकट पर दावा कर रहे हैं और पिछले 10 साल में ये पहली बार हुआ है जब कमल गुप्ता को इस इलाके में सीधी टक्कर देने का काम खुद भाजपाई कर रहे हैं टिकट के मामले में। ये हमने चर्चा की आपके बीच में बीजेपी की। अब हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी की। हिसार में अभूतपूर्व वोट मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में भी दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हिसार से चूंकि जयप्रकाश जेपी के सांसद बनने के बाद और लोकसभा में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों का उत्साह देखने को बनता है। उनका जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा जा चुका है। इस लिहाज से अगर बात करें कि तो हिसार की सीट पर जब बीजेपी यहां से किसी अग्रवाल समुदाय के प्रत्याशी को उतारना लगभग उनका तय है, उस हालात में भारतीय जनता पार्टी हिसार से किसी पंजाबी चेहरे पर ही दांव खेलेगी। उसके पीछे भी 2 कारण हैं। भारतीय कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार यहां से कुमारी शैलजा और कुलदीप बिश्नोई के जो चहेते थे रामनिवास राणा, उनको यहां से टिकट दिया। सैनी समाज से वो आते हैं,
लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने नायब सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है, तो लिहाजा जो सैनी समाज के वोट हैं वो रामनिवास राणा की तुलना में नायब सिंह सैनी बड़ा चेहरा होने की वजह से वहां झुकने की संभावना ज्यादा है। उस लिहाज से हिसार शहर में 3 जातियों का विशेष प्रभुत्व है, जिनमें अग्रवाल, पंजाबी और सैनी। अग्रवाल समाज से बीजेपी का प्रत्याशी आना लगभग तय है। सैनी समाज से प्रदेश का मुख्यमंत्री है। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी यहां से पंजाबी प्रत्याशी पर दांव खेलेगी। अगर कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर बेहतर प्रदर्शन करना है, जीत हासिल करनी है, तो निश्चित रूप से उनको पंजाबी समाज के किसी चेहरे को टिकट देनी होगी। अगर कांग्रेस के प्रत्याशी संभावित दावेदारों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो उभर करके आ रहा है वो नाम है, हिसार से 2 बार निर्दलीय विधायक बने, प्रदेश की सरकारों में बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे, ओम प्रकाश महाजन के पोते लवकेश महाजन का, ओम प्रकाश महाजन की जो धर्मपत्नी है सुमित्रा महाजन, उनको भी महाजन साहब के देहांत के तुरंत बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने राज्यसभा में भेजने का काम किया था। ये दर्शाता था कि एक घरेलू महिला जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, और उसको केवल इसलिए राज्यसभा में भेजा गया कि ओम प्रकाश महाजन पंजाबियों के हरियाणा प्रदेश के उस दौर के सबसे बड़े नेताओं में शामिल थे। ये तो मनोहर लाल खट्टर जी बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और पंजाबियों में बड़ा चेहरा बन गए, वरना एक दौर था जब ओम प्रकाश महाजन जो निर्दलीय हिसार से 2 बार जीते, उनकी धर्मपत्नी राज्यसभा की सदस्य रही, मंत्री रहे वो सरकार में, और निश्चित रूप से वो पंजाबियों के सबसे बड़े नेताओं में शामिल रहे। अब उनके जो पोते हैं लवकेश महाजन, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उनको प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान उनके खुद के घर पर जाकर के उनको ज्वाइन करवा करके आए। और महाजन परिवार का हिसार की राजनीति में दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब लवकेश महाजन ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था तो भी उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और तब के केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह दोनों उनके घर जाकर के उनको ज्वाइन करवा करके आए थे, और अब कांग्रेस के 2 सबसे बड़े नेता उनको ज्वाइन करवा के आए हैं। युवाओं में एक बड़ा चेहरा है लवकेश महाजन, और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, और जो महाजन परिवार का शहर के मतदाताओं के प्रति हमेशा से एक व्यवहार रहा है, उनके दादा की जो एक छवि रही है उसको लगातार जो है और ज्यादा भुनाने का काम लवकेश महाजन कर रहे हैं। इस सीट पर क्योंकि पंजाबी प्रत्याशी ही कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे इफेक्टिव साबित हो सकता है, तो उसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो लवकेश महाजन दिखाई दे रहे हैं, जो युवा हैं, समाजसेवी भी हैं, और लगातार डॉक्टर कमल गुप्ता जो बीजेपी के मंत्री थे और लवकेश महाजन भी जब बीजेपी में थे तो उनके द्वारा भी जब शहर में काम नहीं करवाए गए, उनके खिलाफ भी वो लगातार आवाज उठाते रहे। निश्चित रूप से आज कांग्रेस के प्रत्याशियों में पहले स्थान पर उनका नाम दिखाई दे रहा है। इसके अगर युवा चेहरे को पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है, तो अगर कांग्रेस यहां किसी अनुभवी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारती है तो वो नाम भी है अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा जो पंजाबी ब्राह्मण हैं, पंजाबी समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज से भी जुड़े हैं, तो लिहाजा पंजाबी और ब्राह्मण का उनका एक समीकरण बन रहा है। अरविंद शर्मा भी पुराने भाजपाई रहे हैं और भाजपा की जो कमियां हैं उनकी रग रग से ये दोनों नेता लवकेश महाजन और अरविंद शर्मा वाकिफ हैं। अरविंद शर्मा भी लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं और वो लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। ये 2 मुख्य चेहरे पंजाबी दावेदार को प्रत्याशी को अगर कांग्रेस उतारती है तो हैं। हालांकि कांग्रेस के पास आधा दर्जन के आसपास अग्रवाल समाज और सैनी समाज के भी नेता हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हिसार में हैं उन परिस्थितियों में लगता नहीं कि पार्टी
पंजाबी समाज के इतर किसी को टिकट देने की सोचेगी। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय के तौर पर, तो हिसार शहर में ऐसा कहीं कोई प्रत्याशी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा जो जमानत बचाना तो दूर सम्मानजनक वोट लेने की स्थिति में भी नहीं है। सीधा और स्पष्ट अगर बात करें तो हिसार की सीट एक बार फिर से बनिया वर्सेस पंजाबी हो सकती है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो सकती है, क्योंकि 2019 में किसी भी बड़ी पार्टी ने किसी पंजाबी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा, जिसकी टीस आज भी पंजाबी समाज के लोगों के दिमाग में है। वरना लगातार जितने चुनाव हुए हैं उनमें पंजाबी समाज के उम्मीदवारों का अपना एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। वो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के जो चुनाव का रिजल्ट होता है उसमें लगभग हर बार रहे हैं। तो देखना यह है कि इस बार एक बार फिर से क्या वही जिंदल वर्सेस महाजन का दौर फिर से आएगा हिसार में, क्योंकि जिंदल वर्सेस महाजन के चुनाव कई हो चुके हैं। दोनों का नाम ओम प्रकाश से है, ओम प्रकाश जिंदल और ओम प्रकाश महाजन। अब दोनों ही संसार में नहीं है, लिहाजा दोनों की जो अगली पीढ़ियां हैं वो राजनीति में हैं। तो एक तरफ सावित्री होंगी और दूसरी तरफ लवकेश होंगे। इस तरह के जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन को अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।